शुरू करें एवरीबॉडी। तो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर विद द सेकंड चैप्टर विद द थर्ड चैप्टर। बराबर, तीन चैप्टर का कॉम्बो। मैंने पिछली बार भी तुमको बताया था, अपना जो चैप्टर क्रमांक 1 ओल्ड मॉड्यूल में हुआ करता था, उसको तीन पार्ट्स में तोड़ दिया है न्यू मॉड्यूल के अंदर। बराबर, न्यू मॉड्यूल में ये हो गया चैप्टर 1, 2 और 3 का स्प्लिट। जो पहले हुआ करता था कॉम्बो। अपने को स्प्लिट या कॉम्बो से फर्क नहीं पड़ता, अपने को ये भी कवर करना है, ये भी कवर करना है, ये भी कवर करना है, कैसे भी करो, ठीक है। तो दैट इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो इसके अंदर ये और ये में जो मिलझोल है पहले वो कवर करते हैं। इसमें उन्होंने अपने को एक केस का नाम दिया है, फॉस वर्सेस टूरटॉन। अरे क्या, हर बॉटल। ये फॉस वर्सेस हर बॉटल का बहुत सारा एक्सेप्शंस है, जिसमें से एक एक्सेप्शन है सेक्शन 241 से लेकर के 245, जिसमें 241 से लेकर के 244 इसी चैप्टर में मिलेगा और 245 इधर मिलेगा। समझ में आया? पक्का? तो ये सारे हो गए तुम्हारे फॉस वर्सेस हर बॉटल के एक्सेप्शंस। जो एक एक्सेप्शन है उसके अंदर जो 5 एक्सेप्शन है, ये वो 5 एक्सेप्शंस पढ़े अपन ने अभी तक खाली। समझा? मतलब ओवरऑल तुम अगर देखो तो चैप्टर के अंदर घुस के चैप्टर में क्या बोला है वो तो अभी तक देखा ही नहीं अपन ने। अभी तक तो खाली अपन एक केस भी नहीं पढ़ा, अभी तो खाली एक एक्सेप्शन पढ़ा है उसका। बट यही सबसे ज्यादा टाइम खाता है। जितना टाइम इसमें डाला ना अपन ने, उतने टाइम में तो पूरा चैप्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो दैट इज हाउ द चैप्टर हैज बीन ड्राफ्टेड। अब सबसे पहले पढ़ लेते एक बार, तुम लोग क्या पढ़ के आए थे फटाफट। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते तुम लोग क्या क्या पढ़ के आए हो, ठीक है। तो एक बार मालूम पड़े मेरे को आगे पढ़ाना है कि रुकना है, ठीक है। चल स्टार्ट करें। चल, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज नहीं बोलते उसको, मटेरियल चेंज बोलते। चेंज तो क्या, चेंज तो हर बार होता है, ठीक है। कितने लोग चाहिए ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का एप्लीकेशन देने के लिए? टोटल वैल्यू, नंबर के वैल्यू, नंबर अलग होता है, वैल्यू अलग होता है। नक्की कर, पक्का? चल आगे। 100 वैल्यू रुपीज। अरे तो एक वैल्यू एक रुपीज, ऐसा कैसा? 100 में नंबर चाहिए और 1/10 में वैल्यू चाहिए, ऐसा कैसे होएगा? 1/10 ऑफ वैल्यू। वैल्यू मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, बराबर, या 100 विच एवर इज लेस। कंपेयर करके दिखा एक बार। ये मेरा शेयर कैपिटल है 1 करोड़। 1 करोड़ का 1/10 10 लाख, या 100 आदमी, या 10 लाख रुपया, विच एवर इज लेस। समझा कुछ इसमें? क्या डालू, इधर रुपया डालू कि इधर आदमी डालू? ऊपर आदमी डालते हैं। फिर आगे। अरे क्या वैल्यू वैल्यू लगा के रखा? किसका वैल्यू? वैल्यू में क्या आता है? वैल्यू में देख, वैल्यू में क्या आता है? वैल्यू में रुपीज आता है, वैल्यू में इशूड शेयर कैपिटल आता है, वैल्यू में पेड अप शेयर कैपिटल भी आता है, वैल्यू में ऑथोराइज शेयर कैपिटल भी आता है। तेरे को कौन सा वाला चाहिए इसमें से? ऑल ऑफ द अबव भी आता है। कौन सा सिलेक्ट करने का इसमें से? पक्का? तो पहले इशूड क्यों बोला? चल, सेक्शन 245 के बारे में बात कर रहे थे, क्लास एक्शन सूट्स, ठीक है। लिखना कुछ नहीं है, सुनना है पहले।
क्लास एक्शन सूट्स का मतलब अपन ने समझा था. क्लास एक्शन सूट्स मींस व्हाट? मींस वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल मतलब या तो मेंबर या तो डिपॉजिटर, where a group of member come together, group of people come together to take some action by filing a suit for a reason against a company. a suit a reason a company, एक सूट एक रीजन एक कंपनी, इसको बोलते हैं क्लास एक्शन सूट. लेकिन ऐसा 4-5 जन जाके साथ में बोलेंगे हमको केस फाइल करना है तो वो क्लास एक्शन सूट हो गया, ऐसे नहीं होएगा. ठीक है, यू हैव टू स्पेसिफाई दैट वी आर फाइलिंग अ क्लास एक्शन सूट. समझ रहे? एंड व्हेन यू से दैट वी आर फाइलिंग अ क्लास एक्शन सूट, एट दैट टाइम यू ऑल्सो नीड टू स्पेसिफाई कि तुम कितने लोग हो. गेटिंग द पॉइंट? तो अब कितने लोग हो में कितने लोग होने चाहिए? सर कितने लोग होने चाहिए? यहाँ पे मेंबर्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे डिपॉजिटर्स के बारे में बात करते हैं. मेंबर्स तो अपने पास दो टाइप के होंगे, एक मेंबर जो मेंबर ही है, दूसरे मेंबर जो शेयर होल्डर है. समझा? मतलब के कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल या फिर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. बराबर? ये वाले तो तुमको पता है कितने, 1/10 या 100 विच एवर इज लेस, और 1/10 ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल. बराबर? और ये 1/5, ये भी तुमको पता है, ऑलरेडी किया हुआ है अपन ने. बराबर? बचा ये, सिर्फ ये. ठीक है, ओके. अब यहां पे जो है ना, अपने को कुछ चेंज करना पड़े शायद. वो तो नॉर्मल वाला केस देखा था ना, ये क्लास एक्शन सूट है. क्लास एक्शन सूट में यहाँ पे अपन, चुप है, इधर देख. अरे वो कुछ नहीं, वो गूगल को सब सुनने का रहता है. इधर देख, इधर डिपेंड करता है कि ये जो कंपनी के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट वो लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है. ठीक है, अगर लिस्टेड हुआ तो 2%, अनलिस्टेड हुआ तो 5%, बाकी सेम. ये जुआ अब साल भर पहले, समझ में? बाकी सब सेम. इतना क्लियर है बेसिक. हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर क्लास एक्शन सूट. ठीक है, हेडिंग द सेक्शन 245 क्लास एक्शन सूट्स. चलो, सेक्शन 245 क्लास एक्शन सूट्स दो पार्ट्स में डिवाइड करो, एक बाजू मेंबर्स, एक बाजू डिपॉजिटर्स. डिपॉजिटर्स को राइट साइड में एकदम कोने में डाल दो, और फर्स्ट लेफ्ट साइड और पेज हाफ तक इतना मेंबर्स के लिए. मेंबर्स को दो पार्ट्स में फर्दर तोड़ो, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. ओके, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के नीचे एरो करो, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के नीचे एरो करो. कितने होने चाहिए रे? 1/10 या, अरे रोक, लिखना मत, लिखना मत. 1/10 या 100 विच एवर इज लेस इन नंबर. बरोबर? 1/10 या 100 विच एवर इज लेस इन नंबर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए. क्लास एक्शन सूट के लिए वी विल राइट एज 5% या 100 विच एवर इज लेस. समझ में आ रहा है? 5% या 100 विच एवर इज लेस. तो लिखो 5% ऑफ द शेयर होल्डर्स और 100 शेयर होल्डर्स विच एवर इज लेस. ये ठीक है, लिख लिया.
आ जाओ राइट साइड पे, कौन है उधर, ये कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स, सेम, कुछ नहीं करना, फटाफट करो। डिपॉजिटर्स पे आओ, 5% ऑफ टोटल डिपॉजिटर्स या 100 डिपॉजिटर्स, विच एवर इज लेस। 5% ऑफ टोटल डिपॉजिटर्स या 100 डिपॉजिटर्स, विच एवर इज लेस। उसके नीचे लिखो, उसके नीचे वाली लाइन में और फिर उसके नीचे वाली लाइन में सच अदर डिपॉजिटर्स, सच अदर डिपॉजिटर्स टू whom the company owes 5%, 5% or more of the total debt, 5% or more of the total debt of company. Done? ये इतने लोग चाहिए इफ यू वांट टू फाइल अ क्लास एक्शन सूट। ओके, अब ध्यान से सुनियो एवरीबॉडी, इतने लोग चाहिए अगर तुमको कोई क्लास एक्शन सूट फाइल करना है तो। क्या तुम्हारे पास इतने लोग हैं? बोले हाँ सर हमारे इससे तो ज्यादा ही है। बोले ठीक है, तो तुम क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हो आराम से किसी भी कंपनी के खिलाफ। हाँ सर, लेकिन मैंने पहले भी बोला था, वापस बता रहा हूँ, जब हमने ब्रीफिंग किया था क्लास एक्शन सूट्स के बारे में पिछले क्लास में, दैट टाइम आई हैड टोल्ड यू, अगेन आई एम सेइंग, व्हेन यू आर फाइलिंग अ क्लास एक्शन सूट, याद रखना, जस्ट बिकॉज तुम ये इतना ढूंढ लेके जाओगे हम तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई ले हमारा क्लास एक्शन सूट, तो ऐसे कोई क्लास एक्शन सूट एक्सेप्ट होगा नहीं। और क्लास एक्शन सूट, फॉर इट टू बी एक्सेप्टेड बाय द ट्रिब्यूनल शुड बी सेटिस्फाइड कि ये जेन्युइन केस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम जब जाओगे ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल हम 5% या 100 विच एवर इज लेस है, ले हमारा क्लास एक्शन सूट एक्सेप्ट कर, तो ट्रिब्यूनल विल आस्क यू क्या चाहिए तुमको, क्यों एक्सेप्ट चाहिए, क्या प्रॉब्लम क्या है, तो तुमको पहले ट्रिब्यूनल को बताना पड़ेगा क्या चाहिए। ट्रिब्यूनल कंपनी कुछ गलत कर रहा है उसको रोको, कंपनी की वजह से हमको नुकसान हुआ है, हमको पैसा दो, दिलाओ, और कुछ दे सकते हो तो वो भी दे दो, अदर्स तो चाहिए ना लास्ट में, बराबर। सबसे पहले कंपनी कुछ गलत कर रहा है तो उसको रोको, तो पहले तो मेरे को 3 पॉइंट आ गए, रोको 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 वाले, 3 रोको 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 वाले पॉइंट कौन से? पहला, रिस्ट्रेन द कंपनी, मतलब रोको, रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम डूइंग समथिंग विच इज नॉट अलाउड एज पर द मेमोरेंडम आर्टिकल्स, रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम डूइंग समथिंग जो शेयर होल्डर्स ने मना किया हो लेकिन फिर भी कंपनी को करना हो, रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम डूइंग समथिंग विच इज अल्ट्रा वायर्स द एक्ट, अल्ट्रा वायर समझते हो तुमको? यस, बियॉन्ड द पार्स, यस बियॉन्ड द पार्स, सो कंपनी जो है वो अल्ट्रा वायर्स एक्ट कर रहा है इसलिए कंपनी को रोको, या फिर लॉ का उल्लंघन कर रहा है जो अपन ने, उसके अलावा एमओए एओए का उल्लंघन हो रहा है, या फिर शेयर होल्डर्स ने कुछ बोला उसका उल्लंघन हो रहा है, एक ये हो गया। दूसरा, कंपनी की वजह से हमारा नुकसान हुआ है हमको पैसा दिलाओ, कंपनी के डायरेक्टर्स की वजह से हमारा नुकसान हुआ है हमको पैसा दिलाओ, कंपनी में जो ऑडिटर्स है, एक्सपर्ट्स है, उनकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है हमको पैसा दिलाओ, मतलब के क्लेम डैमेजेस और कॉम्पेंसेशन because of the loss incurred because of the company or its promoters or its directors or any experts or auditors or any consultants या anybody जिसने कंपनी के नाम पे एक रिपोर्ट बनाया, वो रिपोर्ट पब्लिश किया, हमने उस रिपोर्ट के आधार पे पैसा लगाया और पता चला रिपोर्ट वाज फेक या फॉल्टी, व्हाटएवर, कंसेप्ट समझा? पक्का? तो ये केसेस कौन से हुए? ये केसेस हुए जहां पे तुमको कॉम्पेंसेशन मिल सकता है, वो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा फिर। परफेक्ट समझा? यस, इतना लिख लो। हेडिंग दो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, ये जो चार्ट बना है वो पूरा पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करो, सच नंबर ब्रैकेट में एज अबाउ,
such number bracket में as above are of the opinion that the affairs of the company are prejudicial are of the opinion that the affairs of the company are prejudicial to the interest of members, depositors or company are prejudicial to the interest of members, depositors or company itself then रेड पेन जो फर्स्ट टाइम है सोच रहे रेड पेन किधर से है मतलब कोई अलग कलर का पेन बेटा जिससे तुम हाइलाइटेड फॉन्ट में लिख सको देन रेड पेन से लिखो दे मे फाइल एन एप्लीकेशन दे मे फाइल एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फिर नॉर्मल पेन टू द ट्रिब्यूनल फिर नॉर्मल पेन seeking following orders डन अब वो जो कोई अलग कलर का पेन है ना जो तुम्हारे पास दे में फाइल एन एप्लीकेशन जिससे तुमने लिखा ठीक है वो कलर नहीं नॉर्मल कलर हो तो नॉर्मल कलर या कोई तीसरा कलर हो तो तीसरा कलर जो भी हो उसे वो दे वर्ड को और एन वर्ड को हाईलाइट करो दे में फाइल एन एप्लीकेशन लिखा ना दे वर्ड को हाईलाइट करो और एन वर्ड को हाईलाइट करो दे और एन दे मतलब बहुत सारे लोग एन मतलब एक एप्लीकेशन फाइल हो रहा है पॉइंट समझ में आ रहा है ठीक है चलो सीकिंग फॉलोइंग ऑर्डर्स के बाद कोलन नेक्स्ट लाइन में ए रेड पेन से हेडिंग दो ए का हेडिंग दो रिस्ट्रेन द कंपनी रेड पेन से हेडिंग दो रिस्ट्रेन द कंपनी कोलन उसके नीचे वो छोटा वाला वन वो आई करते ना अपन आई वाला रिस्ट्रेन द कंपनी किया फिर आई वन वाले वन में लिखो फ्रॉम committing any act which is ultra wires ये वायर का स्पेलिंग आता ना WI अल्ट्रा वायर्स द एक्ट अरे एक्ट नहीं दे अल्ट्रा वायर्स द MOA/AOA second from committing breach of any provision breach of any provision of its MOA or AOA अल्ट्रा वायर्स MOA AOA का मतलब MOA AOA में पावर नहीं है फिर भी तुमने वो काम किया एंड ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन मतलब जो MOA AOA में लिखा है उसको कंप्लाई नहीं किया कॉन्ट्रावीन किया थर्ड वन फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन that is contrary ये that is आई मत करना इधर वो अलग होता है तो किधर भी that is सुना तो आई डाल के शॉर्टकट नहीं मारने का that is contrary to
any resolution passed by the shareholders, to any resolution passed by the shareholders, that is contrary to any resolution passed by the shareholders. फोर्थ, एक और लिखो, फोर्थ, फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट that is in contradiction, to the provisions of the law. फुल स्टॉप. ये हो गया ए के अंदर 1 2 3 4. अब बी वाला हेडिंग, अलग कलर के पेन से हेडिंग, to claim damages / compensation, to claim damages / compensation or demand any action against के बाद कोलन नीचे 1 कंपनी / डायरेक्टर्स, सेकंड ऑडिटर्स, experts, advisors, consultants, etc. डन, etc. ठीक है. सी पॉइंट, सी ए भी हो गया. अब सी में हेडिंग कुछ नहीं, नॉर्मल पॉइंट ही है. सीक, SEEK, सीक एनी अदर रेमेडी एज द ट्रिब्यूनल में डीम फिट. तुमको गर्मी लग रहा है, मुझे अकेले को लग रहा है गर्मी लग रहा है ना. ये चालू होता है क्या पंखा? Let's see if it helps. Seek any other remedy दिखा. Seek any other remedy as the tribunal में deem fit. ठीक है, फुल स्टॉप. तो यहाँ पे अपन ने सेकेंड पॉइंट में क्या बोला कि तुम ट्रिब्यूनल से क्या मांगोगे अपने क्लास एक्शन सूट में, या तो कंपनी को रोको, या हमको पैसा दो, या फिर और भी कुछ दे सकते हो तो दे दो. बराबर. अब नेक्स्ट पॉइंट में अपने को समझना है क्या ट्रिब्यूनल तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा, और यदि ट्रिब्यूनल तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा तो कौन से बेसिस पे करेगा. ठीक है. तो सबसे पहले तो ट्रिब्यूनल तुमको पूछेगा कौन हो तुम, तो तुम बोले हम 1/5 है या 100 विच एवर इज लेस है. तो ट्रिब्यूनल बोलेगा प्रॉब्लम क्या है, कंपनी ने कुछ गलत किया है तो आप कंपनी को रोको. अच्छा, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है कि कंपनी ने कुछ गलत किया तो मैं कंपनी को रोकू. तुम 1/5 तो बोले हाँ, बाकी 95% किधर है? वो लोग को नहीं लग रहा है कंपनी ने कुछ गलत किया है, खाली तुमको ही लग रहा है. ऐसे कैसे? तो ट्रिब्यूनल बोलता है सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि तुम जो एप्लीकेशन लेकर के आए हो विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग सूट, ये एप्लीकेशन जेन्युइन है, बोनाफाइड है या नहीं है. एक. दूसरा कि तुम अगर यहाँ पे इतने लोग चले आए हो और बाकी लोग जो नहीं आए उनका व्यू पॉइंट क्या है, क्यों नहीं आए? जस्ट लेट उठे इसलिए, या फिर उनके पास कोई जेन्युइन रीजन है. ठीक है, तो वो जानना है पहले मेरे को. फिर सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए ट्रिब्यूनल बोलता है हम ये नक्की करेंगे कि ये एप्लीकेशन पहले तो एक्सेप्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए. बराबर. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. थर्ड पॉइंट, हेडिंग दो. हेडिंग कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग / considering. Conditions for accepting / considering
द एप्लीकेशन ऑफ मेंबर्स accepting slash considering the application of members slash depositors. Application of members slash depositors. इसके बाद है ना मेरे को याद करना मेरा बॉटल है मैं ना हर बार भूल जाता है फिर घर पे जाकर डांट खाता हूँ। हाँ लिखा मेंबर स्लैश डिपॉजिटर्स। अच्छा ये हेडिंग हो गया तुम्हारा तो उसके नीचे लिखो The tribunal shall take into account the following. The tribunal shall take into account. अकाउंट ऐसा पूरा लिखने का और ए स्लैश सी मत करना उधर, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है। द ट्रिब्यूनल शैल टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग कोलन करके ए या 1 छोटा वाला 1 कोलन करके छोटा वाला 1 whether the member slash depositor whether the member slash depositor is acting in good faith, whether the member slash depositor is acting in good faith while making application. Second, involvement of any person other than directors, involvement of any person other than directors, if any. Third, view फटाफट हाथ चलाओ, लिखने में टाइम कम जाएगा अपना। सेकेंड पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर पर्सन, अरे इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी पर्सन अदर देन डायरेक्टर्स, कॉमा करके इफ एनी थर्ड views of other members or depositors of the company, views of other members or depositors of the company, etc. डन। तो ये लिखा अपन ने, ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन कंसिडर या एक्सेप्ट करने से पहले इतनी चीजें चेक करेगा, फिर डिसाइड करेगा कि उसको एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, बराबर। फोर्थ पॉइंट मेन फोर्थ पॉइंट, इफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 245 मेन फोर्थ 3 हुआ ना इससे पहले, इफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 245 is accepted, if the application under section 245 is accepted by the tribunal, comma it must be with regards to the following, with regards to the following. बोलो भाई, खुशी का मौसम आया है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रहा है, क्या करना चाहिए? पब्लिक नोटिस, सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दो, सारे देश में ढिंडोरा पिटवा दो कि यहां पर हमने एक क्लास एक्शन सूट एक्सेप्ट किया है। तो इससे होएगा क्या कि इससे होएगा ये कि इसी कंपनी के खिलाफ इसी रीजन की वजह से किसी का सिंगल केस किसी और कोर्ट में अगर पेंडिंग पड़ा हो तो यहाँ पे तो क्लास एक्शन फाइल हो चुका है, ट्रांसफर करो, यहाँ पे सारे केसेस एक ही जगह पे कंसोलिडेट किए जाएंगे। देयर आफ्टर कंपनी को बोला जाएगा, कंपनी जो भी खर्चा होएगा तुम बेयर करोगे, अगर गिल्टी प्रूव हुए तो ऑफ कोर्स, है ना।
जो भी खर्चा होएगा इट विल बी डिफरेड बाय द, डिफरेड मतलब प्रोवाइडेड फॉर, प्रोवाइडेड फॉर मतलब पैसा देगा कौन, तो कंपनी देगा, है ना। कंसेप्ट इतना समझा, पक्का क्लियर है। एक ही वक्त पे तुम दो अलग अलग जगह पे या एक ही जगह पे एक ही कंपनी के खिलाफ एक ही रीजन से दो ही क्लास एक्शन सूट फाइल नहीं कर सकते, पक्का लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लिखो उसके अंदर जी। तो 5% मतलब कितना हुआ, सॉरी मैंने 1/5 बोला यहाँ पे, 5%, मैं 1/10 के लिए 10% बोला था। 5% विल बी 5% ओनली, नॉट 1/5। मैंने 1/5 बोला, नहीं 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 5% ही पकड़ के दे, इधर है 1/5, इधर है 1/5, है ना, यहाँ पे नहीं है। अच्छा किधर थे अपन, हाँ फर्स्ट पॉइंट, सर्व अ पब्लिक नोटिस, serve a public notice to the members slash depositors, serve a public notice to the members slash depositors. Second, consolidate any other similar application prevalent PRE VA lent LENT, प्रेवेलेंट मतलब एग्जिस्टिंग, वो एग्जिस्टिंग ऐसा गाउटी लगता है, मस्त लिखने का अच्छा लगता है, प्रेवेलेंट इन एनी अदर जुरिस्डिक्शन। तो नेक्स्ट, टू क्लास एक्शन सूट्स एट द सेम, नहीं टू क्लास एक्शन सूट्स फॉर द सेम, टू क्लास एक्शन सूट्स फॉर द सेम कॉज, फॉर द सेम कॉज इक्वल टू करो, इक्वल टू का साइन और लिख दो नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन, कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन, put a dash, put a dash, dash, hyphen, shall be, red pen, defrayed, DE, frayed, FRAYED, defrayed, ब्रैकेट में मतलब लिख लो प्रोवाइडेड फॉर, provided for, bracket बंद, by the company or any person, by the company or any person who is held responsible, full stop। पॉइंट नंबर 5, मेन पॉइंट नंबर 5, हेडिंग ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, मेन पॉइंट नंबर 5 हेडिंग ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल। ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल, लिखो उसके अंदर, इट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, इट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, पेनल्टी फॉर contravention of, penalty for contravention of the order of tribunal,
penalty for contravention of the order of tribunal divided in two parts. Left side company, right side OID officer in default. लेफ्ट साइड कंपनी, राइट साइड ऑफिसर इन डिफॉल्ट. कंपनी के नीचे 5 लाख से 25 लाख, 5 लाख से 25 लाख मिनिमम लिखा, मैक्सिमम लिखा, रुपीस का साइन डाला, फिर 5 लाख 25 लाख आलू थोड़ी बेचने का. मिनिमम रुपीस 5 लाख टू मैक्सिमम रुपीस 25 लाख. ये अभी नोट्स में ठीक है, लिखो नहीं लिखो, लेकिन इसका मार्क्स कटता है. मिनिमम मैक्सिमम वर्ड नहीं डाला, रुपीस नहीं डाला, मतलब तुम बताना क्या चाहते हो मालूम ही नहीं पड़ रहा है वैसा. तो आदत रखो अभी से ही. ओआईडी के नीचे 25,000 से 1 लाख, 25,000 से 1 लाख और इम्प्रिजनमेंट अप टू, अरे क्या हर बार थोड़ी कैंसिल करेगा, और इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और बोथ. अरे नहीं रे, कैंसिल नहीं करने का है, ये पेनल्टी अभी भी है. कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 पढ़ा है तुम लोग ने? उसमें करीब करीब है ना 60 अमेंडमेंट्स थे, 60 में से 50 अमेंडमेंट खाली पेनल्टी के थे. एंड वो क्या पेनल्टीज थे? कन्वर्जन ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी पेनल्टी इनटू सिविल लायबिलिटी पेनल्टी. मतलब कि इम्प्रिजनमेंट हटाओ जहां पे जरूरत नहीं है वहां से, वैसा. तो उसकी वजह से ये सारे चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं. बाकी सब जगह पे ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा 470 सेक्शन है ना लॉ में. अब तो 470 भी नहीं, 490 के आसपास हो चुके हैं. ऑफिशियल नंबर 470 तक ही है. बीच में एक सेक्शन ऐड कर दिया है प्रोड्यूसर कंपनी चैप्टर से, जिसके अंदर 15-20 सेक्शन अलग से. वैसे तो अमेंडमेंट सिर्फ 50 में, बाकी सब तो वैसे ही अभी भी. चलो ये हो गया, पेनल्टी तो हो गया. लास्ट हेडिंग दो, लास्ट हेडिंग पॉइंट नंबर 7 है मेरे ख्याल से. हेडिंग तो हेडिंग नहीं है, नॉर्मल पॉइंट लिखो. द एप्लीकेशन दैट इज फाइल्ड टू द ट्रिब्यूनल, दैट इज आई मत करना. द एप्लीकेशन दैट इज फाइल्ड टू द ट्रिब्यूनल if found red pen frivolous 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 मतलब टाइम वेस्टेड जैसा. ब्रैकेट में लिखो मतलब नॉट हैविंग सीरियस पर्पस, ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट बंद करने के बाद और फिर रेड पेन. वेक्सेशियस VEXATIOUS मतलब ब्रैकेट में लिखो ट्राइंग टू ब्रिंग एन एक्शन against one person, without sufficient cause. डन, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में सेंटर में डाउनवर्ड फेसिंग एरो. नेक्स्ट लाइन में सेंटर में
ऐसा डाउनवर्ड फेसिंग एरो, ऐसा वाला, ऐसा एरो, ठीक है। फिर उसके नीचे वाले लाइन में वापस स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके नीचे वाली लाइन में स्टेटमेंट लिखो, ट्रिब्यूनल में रिजेक्ट द एप्लीकेशन, ट्रिब्यूनल में रिजेक्ट द एप्लीकेशन along with reasons for rejection in writing, along with reasons for rejection in writing, and along with reasons for rejection in writing, and may require the applicant to pay up to rupees 1 lakh, up to rupees 1 lakh to the opposite party, up to rupees 1 lakh to the opposite party, full stop. Done. ये मान हानि का दावा जो होता है ना, ये वो वाला कॉम्पेंसेशन है, ठीक है। चलो एक बार पढ़ लो क्या लिखा है सेक्शन में, समझ लो, देखो समझ में आता है क्या, अपने अपने बुक से पढ़ना, आजू बाजू मुंडे हिलाए बिना। रेडी है पब्लिक, क्लियर है, आगे बढ़े। चल अगला कॉन्सेप्ट करने से पहले, अगला अपने को शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी समझना है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही वो करने से पहले थोड़ा रिफ्रेशमेंट करते हैं, एक केस डिस्कस करते हैं, फॉस वर्सेस हर्बॉटल का, ठीक है। ध्यान दो इधर पहले, फॉस वर्सेस हर्बॉटल, नाम तो सुना होगा, फॉस नहीं सुना, फॉस वर्सेस हर्बॉटल। बे तुम लोग अगर बोलोगे ये नाम सुना नहीं, ये तो वर्ल्ड फेमस केस है ये, मतलब इस केस को बेंचमार्क रखा हुआ है फॉर गिविंग एनी सिमिलर जजमेंट्स, मालूम है, इतना फेमस केस है ये। चल क्या किसी ने पढ़ा है ये केस पहले, पढ़ा है? और कोई, और किसी ने नहीं, कुछ याद है बेटा, बता, थोड़ा जोर से बताएगा। दो शेयर होल्डर्स कंपनी के खिलाफ केस फाइल करते हैं, हाँ वो अल्ट्रा वायर्स कुछ कर रहे हैं, इसलिए दो शेयर होल्डर्स, ओके ओके ओके, ठीक है। और कुछ माइनॉरिटी का है, हाँ माइनॉरिटी का है, दो शेयर होल्डर्स बोला ना उसने, माइनॉरिटी, यस, हाँ बोल। ये मेजोरिटी को डिफेंड करता है ऐसा,
रिवर्स भी हो सकता है। यस यस, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट एक एक्सेप्शन तो अपन ने पहले देख लिया। ठीक है ठीक है, और कुछ, और कोई नहीं? चल एक कहानी सुनाता हूँ। दो शेयर होल्डर थे, एक था फॉस और एक था उसका दोस्त टूरटॉन। ठीक है, फॉस और टूरटॉन ये दोनों शेयर होल्डर्स थे। और हर बॉटल है ना, ये कंपनी में डायरेक्टर था। ठीक है, फॉस और टूरटॉन का कहना ऐसा है कि ये जो हर बॉटल है, ये हर बॉटल जो है वो एज अ डायरेक्टर, बड़ा बकवास काम करता है। फॉस और टूरटॉन का ऐसा मानना है कि हर बॉटल जो है उसने कंपनी के लिए कुछ ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए जो बकवास है, कंपनी के हित में है ही नहीं। और तो और फॉस और टूरटॉन ने यह भी इल्जाम लगाया कि हर बॉटल को कंपनी चलाना ही नहीं आता, हर बॉटल सिर्फ अल्ट्रा वायर्स एक्ट करता है, अपना हर काम निकालवाने के लिए गलत सलत काम करवाता है, ऐसा इल्जाम इन्होंने लगाया। तो उसके साथ फॉस और टूरटॉन ने ये बोला कोर्ट को कि हे कोर्ट, जस्ट बिकॉज हम दो लोग हैं तो हमको इग्नोर मत करना। माइनॉरिटी है तो क्या हुआ, क्या हमारी आवाज नहीं, हमारी आवाज भी तो कोई सुनो, है कि नहीं? तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये टूरटॉन जो, ये हर बॉटल जो है ये आदमी बकवास है, कंपनी को डुबा देगा, हमारी आवाज कोई सुनो और हर बॉटल के खिलाफ एक्शन लो। बरोबर? बोलो, केस एक्सेप्ट होएगा या रिजेक्ट होएगा? हाँ, वो देखने के बाद ही बोल रहा हूँ, केस एक्सेप्ट होएगा कि रिजेक्ट होएगा? रिजेक्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। And the case was rejected. पहले हियरिंग में केस आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। अब सबकी शक्ल ऐसी हुई जैसी तुम्हारी हुई कि सर ये तो गलत है, भले माइनॉरिटी है तो क्या हुआ, भले दो ही जन है तो क्या हुआ, अगर वो कुछ गलत हो रहा है और उस गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो उनकी आवाज सुननी चाहिए, है कि नहीं? लॉ बोलता है हम आवाज सुनते, हम सबूत देखते। फॉस, टूरटॉन, तुम जो आवाज उठा रहे हो वो आवाज का कोई बेस है क्या? तुम जो ये कंप्लेंट फाइल कर रहे हो कि हर बॉटल ने ये किया ना हर बॉटल ने वो किया, अगर हर बॉटल सच में कोई ऐसा काम कर रहा है जो कानून के विरुद्ध है तो मेजॉरिटी उसके फेवर में क्यों है? समझ रहे? मतलब क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि पूरा कंपनी, सारे शेयर होल्डर, सारे डायरेक्टर, सब लोग गलत काम कर रहे हो और तुम दोनों ही सिर्फ सही हो? तो प्रूव करो। इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता, और उसमें भी हर बार ये माइनॉरिटी का छतरी खोल के बैठ जाने से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट? अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हाँ, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हमने इसके एक्सेप्शन में डाला है। एक्सेप्शन मतलब ये केस रिजेक्ट हुआ माइनॉरिटी के नाम पे। जस्ट बिकॉज यू आर माइनॉरिटी यू कैनॉट क्लेम ऑल द राइट्स और एनी राइट्स दैट यू वांट। नहीं तो कल को तो क्या होएगा? क्या नाम मैडम आपका? ध्रुवी। ध्रुवी ने कंपनी में एप्लीकेशन दिया, आई वॉन्ट टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। तो कंपनी ने उसका एप्लीकेशन शेयर होल्डर्स के सामने प्रपोज किया और ध्रुवी को
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं ना अपन डायरेक्टर बनने के लिए ध्रुवी। ऑर्डिनरी मतलब कितना परसेंट चाहिए? 51 और मोर। हाँ, तो ध्रुवी को मिला 60% वोट, 60% वोट्स इन फेवर ऑफ ध्रुवी। बोलो ध्रुवी डायरेक्टर अपॉइंट होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? तो हम 60% वोट्स के साथ ध्रुवी को कंपनी में सक्सेसफुली डायरेक्टर अपॉइंट किया। तो 40% बोले हम तो माइनॉरिटी, हमने तो रिजेक्ट किया था, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्या इधर तुमको हम तो माइनॉरिटी हमारी कोई सुनता नहीं है वाला फायदा मिलेगा? तो फिर मेजोरिटी बनाने का मतलब ही क्या? कोई भी रेजोल्यूशन में ओपिनियन लेकर के मेजोरिटी विंस क्यों करते अपन? क्योंकि अपने को पता है कंपनी में लाखों लाखों शेयर होल्डर्स है कंपनी में लाखों शेयर होल्डर्स है, और कोई ना कोई तो ऐसा रहेगा ही, मैं तो नड़ेगा, कुछ भी कर लो मैं तो नड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी क्या बोलता है, हम इधर शेयर होल्डर्स को कोई खुश करने के लिए कंपनी नहीं चला रहे। हमारा मोटिव है कंपनी फ्रूटफुली चले, लीगली चले, बिजनेस अच्छे से चले, पैसा मिले, पैसा कमाए, शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बांटे। लेकिन उसके लिए हर एक शेयर होल्डर को खुश करते हुए, खुश रखते हुए एंड तक चलना इज नॉट पॉसिबल। एंड फिर तुम अगर तुम्हारे हिसाब से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, या ये अपॉइंटमेंट में 60% उसको फेवर में मिला, बट फिर भी तुम बोलो हम तो 40% है, तो हम तो माइनॉरिटी, तो हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, ये तुम अगर ऑब्जेक्शन उठाओगे तो फॉस वर्सेस हर्बॉटल तुम्हारे मुंह पे मारेंगे। समझ में आया केस? पक्का क्लियर है केस? तो ये केस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को क्या समझना है कि सबसे पहले तुम अगर बोल रहे हो कि कंपनी को बंद करो क्योंकि हर्बॉटल जो कंपनी का डायरेक्टर है ये गलत सलत काम कर रहा है, हर्बॉटल को कंपनी चलाना ही नहीं आता, ये कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो यहां पे कानून ने सबसे पहले क्या बोला, फॉस, तो तुझे हर्बॉटल के खिलाफ नहीं कंपनी के खिलाफ केस फाइल करना चाहिए था। तो बोल रहा है कंपनी में जो हो रहा है सब गलत हो रहा है, कंपनी को बंद करो, कंपनी को पनिशमेंट दो, कंपनी को पेनल्टी मारो और केस। तो एक बात समझ, बचपन में पढ़ाई थी कंपनी एंड डायरेक्टर जुदा जुदा होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेपरेट पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी। मैनेजमेंट, कंपनी, डायरेक्टर या शेयर होल्डर ये सब जुदा जुदा होते हैं। कंपनी का अपना अस्तित्व होता है, तुम डायरेक्टर पे केस फाइल करके कंपनी को पेनल्टी दो ऐसा नहीं बोल सकते हो। आया ना? पक्का क्लियर है? सेकंड, फॉस वर्सेस हर्बॉटल में क्या बोला? बोला इट प्रोटेक्ट्स द विल, प्रोटेक्ट्स द विल ऑफ मेजॉरिटी। मतलब के मेजॉरिटी ने अगर कुछ बोला हो, अनलेस एंड अनटिल वो एकदम ही वाहियात चीज हो, अनलेस एंड अनटिल मेजॉरिटी ने जो भी रेजोल्यूशन पास किया हो वो अल्ट्रा वायर्स हो, कानून के खिलाफ हो, तब तक मेजॉरिटी ने जो बोला वही सही। अगर तुमको लगता है कि तुम माइनॉरिटी हो और तुम्हारे साथ सच में कुछ गलत हुआ है, तो आओ ना एक्सेप्शन में, वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट दिया है तुमको, एक्सेप्शन में कवर होते हो तो एप्लीकेशन दो ट्रिब्यूनल को, हमने यहाँ मना किया। लेकिन जस्ट बिकॉज तुम माइनॉरिटी हो इसलिए तुम एक्शन लोगे, तो ये तो भाई गलत हो गया ना, है ना? समझा? फिर इधर बोला इट प्रिवेंट्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस। ये केस होने के बाद, ये जजमेंट आने के बाद, इस मैटर से और जितने भी केस थे जहां पे माइनॉरिटी होने की वजह से तुमने केस फाइल किया है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जस्ट बिकॉज मेजॉरिटी ने कुछ अलग बोला है इसीलिए तुम माइनॉरिटी का छतरी खोल के बैठे हो, गेटिंग द पॉइंट? सो इन दैट केस everywhere we have given a reference of Foss versus Harbottle which says we shall protect the will of the majority
एज अगेंस्ट द माइनॉरिटी अनलेस माइनॉरिटी के साथ सच में कुछ गलत हुआ हो। कंसेप्ट समझा, केस समझा, इजी है। फॉस हर्बोटल, कोई डाउट, कोई सवाल किसी को भी? ठीक है, लेकिन हाँ हर बार ऐसा नहीं होएगा कि मेजोरिटी जो बोलता है वो सही बोलता है, नहीं, मेजोरिटी को इतना साफ सुथरा भी नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, ये देख, दो कंपनी है, मालव लिमिटेड, नहीं चल मैं एक फिक्शनल एग्जांपल बना के देता हूँ, थोड़ा इजी पड़ेगा। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ए लिमिटेड के अंदर डायरेक्टर्स है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है, और बी लिमिटेड के अंदर डायरेक्टर्स है सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ठीक है। अब सीन कैसा हुआ, यहां पर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ कि उस ट्रांजैक्शन अल्टीमेट इफेक्ट इज बी लिमिटेड हैज टू पे रुपीस 10 लाख टू ए लिमिटेड। बी लिमिटेड हैज टू पे रुपीस 10 लाख टू ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड क्या बोलता है पता है? ए लिमिटेड बोलता है वी आर वेविंग ऑफ द मनी रिसीवेबल फ्रॉम बी लिमिटेड। क्यों वेविंग ऑफ? वेव ऑफ करना या नहीं करना ये डिसाइड करने के लिए मेजॉरिटी का अप्रूवल चाहिए। मेजॉरिटी का अप्रूवल चाहिए, तो यहां पर ए लिमिटेड के अंदर सी ने, डी ने, ई ने, एफ ने अप्रूवल दे दिया, वेव ऑफ, नहीं लेना है पैसा बी से। समझा कुछ? मेजॉरिटी ने अप्रूवल दिया, लेकिन ए और बी ने मना किया। जब मेजॉरिटी ने अप्रूवल दिया तो पैसा तो वेव ऑफ हो गया, ठीक है। ये पैसा वेव ऑफ होने की वजह से क्या ए लिमिटेड को कुछ नुकसान हुआ? हुआ, लेकिन ए लिमिटेड को जो नुकसान हुआ उसमें क्या सी, डी, ई, एफ को कुछ नुकसान हुआ? नहीं। कंसेप्ट समझ रहे? तो यहां पर भले मेजॉरिटी ने डिसीजन अपने फेवर में करवाया और ये कुछ इलीगल कुछ काम नहीं किया यहाँ पे, बट फिर भी यहां पर ए और बी चाहे तो इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। इवन इफ इट इज अ माइनॉरिटी, इवन इफ वो ये रेजोल्यूशन हार चुके, फिर भी वो एक्शन ले सकते हैं, एंड जो भी एक्शन मतलब केस फाइल करेंगे वो केस कोर्ट में सुना जाएगा, उसको रिजेक्ट, जस्ट बिकॉज यू आर माइनॉरिटी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। कंसेप्ट समझा? पक्का? ठीक है, एक और केस बता देता हूँ, छोटा सा केस है, टाइम पास सा केस है, मतलब कॉमन सेंस सा केस है, तो बताना भी नहीं चाहिए मेरे को, बताऊं तो तुम्हारा इंसल्ट है, ऐसा है, लेकिन एक बार कर देता हूं इंसल्ट, सुन लो। केस का नाम है एडवर्ड्स वर्सेस हैलीवेल। क्या नाम है? एडवर्ड्स वर्सेस हैलीवेल। मतलब केस का अगर मैं तुमको फैक्ट्स या रीजनिंग बताऊं तो तुम सच में बोलोगे सर क्यों मजाक उड़ा रहे हो हमारा, ऐसा है। लेकिन ठीक है, एक बार बता दो तू, ठीक है। एक सिंपल सवाल पूछता हूं, डायरेक्टर्स चैप्टर पढ़ो है ना, उसमें एक सेक्शन हुआ करता था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे, 149 सब सेक्शन 6 से लेके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे थे, अगर याद हो तो। 4 से स्टार्ट होता है, 149 4 से,
ठीक है, छोड़ सबसेक्शन छोड़। वहां पे एक प्रोविजन हुआ करता था, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, याद है? जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो कितने टर्म के लिए अपॉइंट होता है? 5 years। वेरी गुड। और रेजोल्यूशन कौन सा पास होता है? अपॉइंटमेंट के टाइम पे कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है? एसआर, डूब मरो। डूब मरो बोला तो ओआर कर दिया। अपॉइंटमेंट इज डन बाय ओआर। अच्छा, फिर रीअपॉइंटमेंट करना हुआ तो एसआर, बरोबर है? अच्छा, अगर मेरे को रीअपॉइंटमेंट करना है, अगर मेरे को रीअपॉइंटमेंट करना है एंड 60% वोट से मिला है उसको, 60, क्या मैं उसको रीअपॉइंट कर सकता हूं? हाँ या ना? मतलब मेजोरिटी तो है ना? लॉ ने क्या बोला है? 75 तो चाहिए, उसके ऊपर चाहिए, नीचे नहीं चलेगा। तो नहीं अपॉइंट कर, नहीं रीअपॉइंट कर, बरोबर? वही केस है, मैं पहले ही बोला। ये केस का क्रक्स क्या है मालूम है? क्रक्स एडवर्ड वर्सेस हैलीवेल, जहां पर लॉ में स्पेशल रेजोल्यूशन बोला हो वहां पर तुम सिंपल मेजॉरिटी पास नहीं कर सकते, बस हो गया। एसआर मतलब एसआर, एसआर के बदले ओआर ना चाले, इतना ही बोलना था उनको। सिंपल है, इजी है। अब एक अलग कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। क्या टाइम हुआ? 9:30 हुआ। एक अलग कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। नाम तो सुना होगा, सुना होगा, डेमोक्रेसी। सुना है? कल ही सुनाया था मैंने, परसों ही। डेमोक्रेसी का मतलब भी बताया था। क्या बताया था? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अच्छा, तो शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, चैप्टर खत्म। अगला चैप्टर, पिछला चैप्टर कौन सा था? शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, समझ गया? खत्म। अगले चैप्टर पे जाते हैं। मतलब ये चैप्टर में करना क्या है? शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी चैप्टर में इट इज अ चैप्टर विच ओनली एनलाइटन्स द पावर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। सी, कंपनी में कैसा होता है ना, ज्यादातर अगर तुम किसी कंपनी में शेयर होल्डर होते हो तो एज अ शेयर होल्डर तुमको पहले तो यही पता नहीं होते कि यार मेरे पावर्स क्या क्या है और मैं ये पावर यूज कर भी सकता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। कौन कौन है इधर शेयर होल्डर? कौन कौन है जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है और करते हो? और बस, क्यों नहीं करते तुम लोग? म्यूचुअल फंड करते हो? म्यूचुअल फंड, एसआईपी, एसआईपी वो तो करो कम से कम, वो क्यों नहीं करते हो? डैडी करते हैं तो डैडी को बोलो मैं भी करेगी। ऐसा भी तो करना भैया, 500 रुपया डालना है महीने का, कम से कम 500 तो डाल ही सकते हो। ऐसे भी तो 200-300 से भी जाएगा, उतना तो डाल ही सकते हो। तो पूछो, इंटरेस्ट लो, यही सब काम आएगा। राइट नाउ यू मस्ट बी अराउंड योर 20s। आज से सोच 200-200 या 500-500 रुपया डालना चालू किया, 25 साल तक डाला, 25 साल तक हर महीने 200-500 तुम्हारे पॉकेट से जाएगा तो तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा हर महीने। लेकिन 25 साल बाद जब वो अमाउंट विथ इंटरेस्ट तुमको मिलेगा रिटर्न, कितना अमाउंट होएगा? यू कांट इवन इमेजिन, इतना बड़ा अमाउंट बन के आएगा वो। तो 45-50 के एज पे जब एक्चुअली तुमको पैसे की जरूरत होगी ना, तो वही पैसा कमाने वाला है। अंडरस्टूड? सो करना चाहिए ये सब, नॉट फॉर अर्निंग इंटरेस्ट। अर्निंग इंटरेस्ट ये मोटिव नहीं है। सेविंग्स तो होएगा, सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा, दैट इज डेड मनी। वो पैसे कुछ काम का नहीं है। वो 3%, 3.5% तुमको मिलता है, क्या कर लोगे उसका? उससे अच्छा उसमें से ही 200-300 रुपए इसमें डाल दो ना, 200-300-500 जो भी है, तुम्हारा काम हो जाएगा। करो यार, ये सब यही सब करने जैसा है, सीखने जैसा है। एक बार सीख लिया, सब कॉन्सेप्ट आ गया, फिर विड्रॉ कर लेना पैसे। कि मेरे को खाली कॉन्सेप्ट सीखने का था,
इसने मैंने पैसा डाला, विड्रॉ कर लेना, कौन मना करता है? समझा? मैडम क्या नाम आपका? विधि। विधि कौन से कंपनी के शेयर है? अरे तो पैसे वाली एकदम। टाटा मोटर्स, जबरदस्त। कभी लिए थे? लॉकडाउन से पहले? बाबा तो लॉटरी लग गया तेरा, जबरदस्त। आज विधि पार्टी देगी सबको। विधि टाटा मोटर्स के शेयर है तुम्हारे पास, मेरे को टाटा मोटर्स के 5 डायरेक्टर के नाम बता सकते हो? टाटा मोटर्स ने लास्ट टाइम डिविडेंड कब डिक्लेयर किया था? टाटा मोटर्स का एजीएम हो गया? ये कॉमन है। When we buy shares, we buy with the intention के भाव ऊपर जाएगा तो बेच देंगे, या फिर if you buy it as an investment तो we buy and we forget, ये 10 साल बाद चेक करेंगे। But during this entire span, when you are holding the shares of that company, you are missing out on so many rights. तुम अगर बोलते हो मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और खरीदने के बाद कंपनी डूब गया, उसमें गलती किसका? खरीदा क्यों शेयर? शेयर खरीदने के बाद क्या उखाड़ा? शेयर खरीदने के बाद जब कंपनी का एजीएम हुआ, जब उस कंपनी में किसी को डायरेक्टर अपॉइंट करवाया गया, तब तुम तो वोट डालने गए नहीं थे, तुमको मालूम ही नहीं था एजीएम में या कैसे जाते या वोट कैसे डालते। ये तो खाली हमने सीए इंटर के सिलेबस में पढ़ा था, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, डिमांड फॉर पोल, 1 शेयर 1 वोट, 1 मेंबर 1 वोट, बस खत्म। प्रैक्टिकली तो कभी किया ही नहीं। तो जब तुम वोट डालने गए, आदमी इलेक्ट हो गया, गलत आदमी इलेक्ट हो गया, उसने कंपनी डुबा दिया, उसने कंपनी डुबा दिया, तुम्हारे पैसे डूब गए, तुम्हारे पैसे डूब गए, अब रोने से क्या फायदा? सीधी सी बात है ना? एंड दिस इज अ फैक्ट, नॉट ओनली यू पीपल, नॉट ओनली विधि, और फॉर दैट मैटर दादा क्या नाम? अजय, नॉट ओनली अजय। अजय अटेंड करते हो सारे एजीएम्स? खाली अजय या विधि या किसी गिने चुने लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, ये स्टैंडर्ड है। अगर तुम कभी किसी भी इन्वेस्टर से बात करोगे या किसी कंपनी के एजीएम में जाओगे ना, कंपनी के एजीएम, तुम्हारे सोसाइटी का एजीएम नहीं बोल रहा हूं, कंपनी के एजीएम में, कंपनी के एजीएम में अगर तुम जाओगे ना, यू विल नोटिस ओवर देयर के 10-20 लाख शेयर होल्डर होंगे ना उनके, तो उसमें से एजीएम में तो 500 ही आएंगे मुश्किल से होगी। और वो 500 भी जो आएंगे ना, उसमें से कम 60-70% सीनियर सिटीजन होंगे, रिटायर्ड है, कुछ काम है नहीं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, हमारा ओल्ड एज ग्रुप है, उधर गेट टुगेदर हो जाएगा हमारा। ऑनेस्टली बाकी के जो 25-30% लोग हैं, उसमें से टोटल गिन लो के 30% में से भी 20-22% लोग ये जानने के लिए आए डिविडेंड कितना मिलेगा, ये बता दो बस। उसी पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट करना है उनको। कंपनी बोलेगा वी हैव डिसाइडेड वी वांट टू डिक्लेयर 8% डिविडेंड, बोलेंगे नहीं 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 10 तो दो, 10 है, 11% तो देना ही चाहिए आपको। वो 20% ही बोलेंगे। कंपनी बोलेगा चलो अपन वोट करते हो, बाकी के 70% को तो वैसे ही कुछ लेना देना नहीं है, वो तो कंपनी जो बोलेंगे हाँ तू करना जो कर रहे हैं। समझ रहा है? और ये टोटल जो 80-90% जो मैंने अभी तक गिने ना, उसमें से ये टोटल 80-90% में से मीटिंग में आने के बाद भी मीटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कुछ तो मानोगे नहीं, इतने बेशर्म है, डब्बा लेके आते खाली, थोड़ा देना, डब्बा भर के 2 समोसा भर के जाते। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्ची होता है ऐसा। और ऊपर से जब सामने वाला उनको ऐसे देखता है तो ये भी लुक देता है मैं ओनर है कंपनी का, मेरे को मना करेगा, ऐसे लोग भी होते हैं। पहले बहुत होता था। When I talk about more than 25 years back, 90s की अगर मैं बात करूं,
तो 90s में तो कंपनीज यूज्ड टू गिव गिफ्ट्स टू द शेयर होल्डर्स। एजीएम का नोटिस आता था ना, नोटिस के साथ साथ उनको बोला जाता था आप आइए मीटिंग अटेंड कीजिए, आपको गिफ्ट दिया जाएगा। भी है मेरे पास थे हॉकिंस के शेयर्स थे। हॉकिंस अनलिस्टेड कंपनी, शेयर तो ले सकते हो ना। हॉकिंस के शेयर्स थे। जब मीटिंग अटेंड करने डैड वगैरह जाते थे तो प्रेशर कुकर आता था गिफ्ट में, गिफ्ट में आता था। हॉकिंस या प्रेस्टीज कोई तो था, पता नहीं, आता है गिफ्ट ऐसा। फिर सेबी ने, कंपनीज एक्ट ने रेगुलेशंस डाला और गिफ्ट्स बैन करवाया कि यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द शेयर होल्डर्स, ये नहीं कर सकते। गिफ्ट देके तुम अपने फेवर में डिसीजंस करवा रहे हो, ये नहीं कर सकते। गिफ्ट्स मना करवाया। फिर फुल मील चालू कर दिया वो लोग ने, फरसान मिष्टान के साथ। होता है ऐसा। फिर वो भी धीरे धीरे बंद करवाया। अब खाली बेसिक मिलता है, आइसक्रीम समोसा। अब तो खैर 3 साल से वो भी बंद हो गया, ऑनलाइन मीटिंग होता है सब, कोई मतलब ही नहीं है। बट ऐसा होता था। गिने चुने 5, 7, 8% लोग होते हैं पूरे मीटिंग में जिनको इंटरेस्ट रहता है कि ये क्या हो रहा है मीटिंग के अंदर। वो होते सीए या सीएस या सीएमए, जिनको कॉमर्स समझ में आता है। 2-4 उधर डॉक्टर इंजीनियर भी मिलेंगे मीटिंग में, जो समझने का ट्राई कर रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है मीटिंग में। लेकिन वहां पे अगर वो स्टेज पे खड़े खड़े बोलेगा वी वांट टू इंट्रोड्यूस मिस तुबा, शी इज अ सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी होल्डिंग मोर देन 20% शेयर्स, ये डॉक्टर बोलेगा 20% में क्या सिग्निफिकेंट, 100 में खाली 20 तो है इसके पास। वो लोग को थोड़ी पता 20% के ऊपर मतलब तो सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग हो गया भाई, एसोसिएट बन जाएगी ये तो, है ना। वो लोग को थोड़ी, आधे सीएस को नहीं मालूम होता है, जो खाली बुक में से पढ़ पढ़ के एग्जाम देके आते हैं, आधे तो वो लोग को भी मालूम नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल जिसको आइडिया ही नहीं है वो डॉक्टर इंजीनियर वहां पे क्यों जाते हैं, ऐसे ही शायद कुछ समझ में आ जाए, कुछ सीखने मिल जाए। तो पॉइंट ऐसा है कि एज अ शेयर होल्डर यू हैव सो मेनी राइट्स। मैं तुमको पूरा लिस्ट दूंगा राइट्स का, मॉड्यूल में भी दिया है, लंबा चौड़ा लिस्ट दिया शेयर होल्डर्स के राइट्स का। राइट फ्रॉम अटेंडिंग इन द एजीएम to speaking at the AGM, to voting at the AGM, to raising your questions in front of the directors during the AGM, before the AGM, after the AGM, calling for investor grievances, taking involvement in the affairs of the company, not day to day affairs of the company, but जहां पे shareholders के rights affect हो रहे हो। तुम सब कुछ कर सकते हो, बट करता कौन है? तुम किसी को सिलेक्ट करके लेके आ सकते हो, क्या नाम, सागरिका, निका, सागनिका, SAGANIK, सागनिका। जैसे कि सपोज ध्रुवी ना, ध्रुवी मेरे पास आई कंपनी में कि सागनिका को डायरेक्टर अपॉइंट करो, और मैंने एज अ चेयरमैन ऑफ द कंपनी ध्रुवी का एप्लीकेशन लेके फाड़ के फेंक दिया। कौन सागनिका, क्या है, नहीं करने का। ये चाहे तो मेरे पे केस फाइल करवा सकती है कि जब मैंने तुमको कोई प्रपोजल दिया हो, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। अगर तुम रिजेक्ट भी करते हो तो प्रेजेंट योर रिजेक्शन ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ द शेयर होल्डर्स विथ रिजेक्शंस के रीजंस इन राइटिंग। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, भले तुम कंपनी के चेयरमैन एमडी क्यों ना हो, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरा एप्लीकेशन फाड़ के फेंकने की? बट ये तो अपने को पता ही नहीं अपन कर सकते। कल उठ के तुमको भी, क्या ना मैडम, झील, कल उठ के झील को भी ऐसा मन हुआ ना मेरे को रिलायंस में डायरेक्टर बनना है, तो भी जा करके 1 लाख रुपए के साथ एप्लीकेशन दे सकती है। एप्लीकेशन फी 1 लाख के साथ, बने नहीं बने बात की बात है। ज्यादा ज्यादा क्या होएगा, 1 लाख रुपया फंड हो जाएगा, और क्या। अगर 25% से ज्यादा वोट मिल भी गया तो पैसा तो रिफंड होएगा, भले डायरेक्टर नहीं बने। ये भी राइट है तुम्हारे पास। तो यहां पर जो है ना, कंपनी लॉ ने बहुत स्पेसिफिकली सेक्शन 173, 179 और 96 और 100, ये 2 सेक्शंस ड्राफ्ट किए हुए। अगर तुमको समझ में आ रहा हो मैं क्या लिख रहा हूं। यहां पे उन्होंने बोर्ड मीटिंग्स के बारे में बताया
यहाँ पे उन्होंने पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताया। तो यहाँ पे एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हारे पास क्या राइट्स होंगे, क्या पावर्स होंगे, क्या कुछ तुम कर सकते हो खुद से बिना किसी और के शेयर होल्डर के अप्रूवल के, ये सब कुछ तुमको इधर बताया। एंड एज अ शेयर होल्डर ये एजीएम हो गया, ये ईजीएम हो गया। तुम्हारे पास क्या क्या राइट्स है एज अ शेयर होल्डर, तुम कंपनी में क्या क्या कर सकते हो, ये इन सेक्शंस में बताया। समझ रहे? सो दीज सेक्शंस व्हेन यू रीड और इफ यू रीड, यू डोंट जस्ट हैव टू रीड इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेरे को एग्जाम में पूछेंगे तो मेरे को आना चाहिए। नहीं रे, एग्जाम में पूछेंगे तो आना चाहिए तो तुम मतलब ग्रेजुएशन थोड़ी कर रहे हो। यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी। चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव हैज टू बी द लास्ट ऑप्शन फॉर यू इन दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। हाँ, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। अब ये फॉर्स टू टर्न का केस कौन से साल का है, वो एग्जाम के लिए खाली याद रखना हो तो कोई काम का नहीं है वो। समझ रहे? वो रियल लाइफ में कुछ काम नहीं आएगा तुमको। कौन से साल में केस हुआ था, क्या कर रहे हैं मेरे को? और अगर मालूम करना भी हो कौन से साल में केस हुआ था तो गूगल कर लेंगे अपन, प्रैक्टिकल है। समझ रहे? लेकिन तुमको अगर कोई क्लाइंट शेयर होल्डर आके पूछे आप कंपनी सेक्रेटरी हो, हाँ मैं ना इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास क्या क्या राइट्स है मेरे को जरा बताओ ना, तो बोलेगा रुक मैं गूगल करके बताता हूँ, तो नहीं चलेगा, भाग जाएगा क्लाइंट। क्लाइंट भाग जाएगा, अगर नौकरी कर रहे हो तो एम्प्लॉयर भगा देगा तुमको। समझ रहे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ शेयर होल्डर दो टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। मेजॉरिटी तो छोड़, मेजॉरिटी नहीं, ऑलमोस्ट ऑल द शेयर होल्डर्स आर पैसिव इन्वेस्टर्स, नॉट एक्टिव ओनर्स। एक होता है एक्टिव ओनर, एक होता है पैसिव इन्वेस्टर। अजय, विधि या फॉर दैट मैटर और भी कोई अगर करता हो तो आप लोग जो हो वो पैसिव इन्वेस्टर्स हो। समझ रहे? एक्टिव ओनर्स नहीं हो। एक्टिव ओनर वो होता है जो कंपनी के कामों में इंटरेस्ट लेता हो, कंपनी के बिजनेस में इंटरेस्ट लेता हो, फिर उस कंपनी में पैसे लगाता हो, फिर अपना पैसा किस तरह से यूज हो रहा है कंपनी में, मतलब कंपनी किस टाइप के खर्चे कर रही है उसके ऊपर नजर रख रहा हो। भले तुमने जो पैसा लगाया, सर अभी मैंने क्या 500 रुपए लगाया, 5,000 रुपए लगाया, 50,000 लगाया, अभी इसमें तो मैं क्या देखूं? क्यों नहीं? तुमको तुम्हारा 50,000 कहाँ यूटिलाइज हुआ वो मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस तो मालूम पड़ेंगे ना। एक्सपेंसेस मालूम पड़ेंगे, इनकम मालूम पड़ेगा, प्रॉफिट मालूम पड़ेगा। नहीं हुआ प्रॉफिट तो तुम सवाल पूछ सकते हो क्यों नहीं हुआ, कहां कहां गलत हुआ, डायरेक्टर का गलती है, निकालो डायरेक्टर को। सर हम कैसे निकाले? क्यों नहीं, तुम नहीं निकालोगे तो कौन निकालेगा? The first application for the removal of the director has to be given by the member or applicant who is a shareholder. Section 169 Companies Act. उसी एप्लीकेशन के आधार पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द जनरल मीटिंग, एंड उस डायरेक्टर को फिर तुम निकाल सकते हो। तुमको अगर लगता है कोई डायरेक्टर काम नहीं कर रहा है तो क्यों बिठा के रखा है उसको? अल्टीमेटली जो वो पगार ले रहा है वो पगार कहां से आ रहा है? तुम्हारा ही तो पैसा है सारा, तुम ही तो ओनर हो कंपनी के अपेरेंटली, है कि नहीं? So under this concept of shareholders democracy, we have to understand that as a shareholder in a company, you have to understand that there is complete democracy. ये कंपनी है by the shareholder, for the shareholder, of the shareholder. तुम्हारा कंपनी है, समझ रहे? You have lots of rights, of course a few obligations. Obligation जैसे अगर पार्टली पेड अप शेयर है एंड कंपनी ने कॉल किया हो तो बाकी का पैसा भरना तुम्हारा ऑब्लिगेशन है, भरना चाहिए। नहीं भरा तो वो फोरफिट कर लेंगे, और वो फोरफिट कर लेंगे वो उनका राइट है। समझ रहे? तो यू हैव अ फ्यू ऑब्लिगेशंस एंड अ लॉट ऑफ राइट्स, बट हम उसको यूज नहीं करते। समझ में आया? पक्का? यस। इस शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी पोर्शन में ना कुछ कुछ चीजें मेरे को हाईलाइट करवानी थी तुम्हारे नोट्स में। जो चीजें मेरे को हाईलाइट करवानी थी ना वो पहले लिख लेते अपन, ठीक है? तो उतना कम हाईलाइट करेंगे। लिखो, क्या हो गया?
क्या मॉड्यूल से? अरे नहीं नहीं नहीं, लिख ले लिख ले। मतलब जो लिखवा भी रहा हूँ वो डायरेक्ट मॉड्यूल से नहीं होगा। ये वाला केस है या फॉस हर बॉटल है, उसका क्रक्स जो है वो मॉड्यूल में पूरा केस मिलेगा, क्रक्स नहीं मिलेगा। तो वो सब मैं इधर लिखवाऊंगा।